हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे सो डेट आप वहां से क्या कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। आइए शुरू करते हैं हम इसको। ट्रांसफर प्राइसिंग जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्या है, हिस्सा है। ये आपको बता दें, ये इंटरनेशनल जो टैक्सेशन है हमारा वो पूरा का पूरा एक कैटेगरी का क्या होता है, टॉपिक होता है। आइए शुरुआत करते हैं। सेक्शन कौन से है, 92 से। इनिशियली ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे ही क्या किए गए थे, एप्लीकेबल किए गए थे। और कहा गया था अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे इनकम क्या होती हो, अराइज होती हो, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया और एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कॉस्ट के रेस्पेक्ट में, एक्सपेंस के हो या इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में हो तो उस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। सब सेक्शन 2 ने यह कहा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिसके अंदर कॉस्ट का क्या हो रहा हो, अलोकेशन हो रहा हो, अपॉर्शनमेंट हो रहा हो या फिर प्रॉफिट का अलोकेशन अपॉर्शनमेंट हो रहा हो तो उस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल किए जाएंगे। सब सेक्शन 2A बीच में इंसर्ट किया गया बाद में, और बाद में ये इंसर्ट करके कहा गया कि अब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे ही नहीं, कुछ स्पेसिफाइड जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उन पे भी क्या किया जाएगा, एप्लीकेबल किया जाएगा। सब सेक्शन 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक क्या हो, ट्रांजैक्शन हो, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल करने से इनकम चार्जेबल जो टैक्स है वो अगर क्या होती है, रिड्यूस होती है, या फिर लॉस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन क्या नहीं होंगे, एप्लीकेबल नहीं किए जाएंगे। ऑलरेडी इसके अंदर जो जो खास बातें हैं वो ऑलरेडी क्या हो रखी है, हाईलाइट हो रखी है, सो दैट आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप भी रिवीजन करते समय उसमें से सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स ही क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं हमारे सेक्शन कौन से, 92A पे, जहां पर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब बताया गया है। और इस पूरे मतलब के अंदर खास बात यह है कि ये जो भी क्या बताएंगे, लिंकेज बताएंगे, रिलेशन बताएंगे, वो हम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 26% या उससे ज्यादा के वोटिंग पावर क्या कर रखी है, हेल्ड कर रखी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एसोसिएटेड हो गई। किसी एक कॉमन पर्सन ने दोनों एंटरप्राइजेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 26% या उससे ज्यादा के वोटिंग पावर हेल्ड कर रखी है तो क्या हो जाएंगे, सब एसोसिएटेड पर्सन कहलाएंगे। इसके बाद में कहा जाता है कि एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइजेस को लोन दे रखा है और कितना, नॉट लेस देन 51%। नॉट लेस देन 51% सामने वाले की जो टोटल असेट की जो बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू है, उसका 51% या उससे ज्यादा अमाउंट का क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज होंगे। एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज को गारंटी दे रखी है। गारंटी मतलब कैसे दे रखी है, जहां से भी लोन लिया है वहां पर गारंटी दे रखी है, और कितने अमाउंट की, टोटल बोरिंग के कम से कम 10% अमाउंट की या उससे ज्यादा अमाउंट की क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है। किसको, जो भी लेंडर है उसको दे रखी है। इसके बाद में कहा जाता है कि एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज में आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड है, अपॉइंट करने की पावर नहीं, अपॉइंटेड है, तो उन दोनों एंटरप्राइजेस को हम क्या मानेंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या करेंगे, मानेंगे। ओके, इसके बाद में हमें यहां पर कहा जाता है कि अगर एक भी एग्जीक्यूटिव मेंबर, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है, अपॉइंटेड है, तो वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज पे होली डिपेंडेंट है, उनकी प्रोवाइड की गई टेक्नोलॉजी पे, नो हाउ पे, पेटेंट पे, कॉपीराइट पे, ट्रेडमार्क पे, लाइसेंस पे, ठीक है, या बिजनेस के और भी जो कॉमर्शियल राइट होते हैं वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज पे डिपेंडेंट है क्योंकि उसका 90% या उससे ज्यादा का रॉ मटेरियल सामने वाली एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या करती है, सप्लाई करती है, तो वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या करेंगे, कहलाएंगे। और ये रिलेशन हमें कब देखना होता है, एट एनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देखना होता है। इसके बाद में सेक्शन 92 भी आता है जिसमें इंटरनेशनल क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बताया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो दो या दो से ज्यादा एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में हुई है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो अभी सेक्शन 92A से हमने क्या करा था, देखा था, जिसमें खास बात यहां पर यह बताई गई है
कि ये जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है इसमें से कम एक एंटरप्राइज नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए, या फिर सभी के सभी नॉन रेसिडेंट हो तो भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर सभी की सभी एसोसिएटेड एंटरप्राइज नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे जब उनमें से किसी भी एक एंटरप्राइज की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू क्या बनती हो, टैक्स बनती हो। एल्स एक एंटरप्राइज कम से कम तो क्या होनी चाहिए, नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए। इसके बाद में सबसेक्शन 2 लेकर आए जिसमें इन्होंने डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया, पूरा हाईलाइटेड है। लेकिन इस चीज को हम आपको एक डायग्राम से यहां पर क्या कर सकेंगे, समझा सकेंगे। इस डायग्राम में कहा गया कि एक एंटरप्राइज है इंडिया में, उसने अपने अनरिलेटेड पर्सन के साथ में क्या करी है, ट्रांजैक्शन करी है। किसके साथ ट्रांजैक्शन करी है, अनरिलेटेड पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन करी। और उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में, उस ट्रांजैक्शन जैसे कि एक्सपोर्ट की कोई ट्रांजैक्शन करी और उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में इस अनरिलेटेड पर्सन और एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो है, एसोसिएटेड का मतलब वही 92 कौन सा ए है, इन दोनों ने उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में पहले से ही प्रायर क्या कर रखा था, एग्रीमेंट कर रखा था, उसकी टर्म्स डिटरमाइन कर रखी थी। जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है 1 किसको, अप्रैल को, ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है अनरिलेटेड पर्सन के साथ में, लेकिन इसी ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में इस अनरिलेटेड पर्सन और एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने पहले से ही टर्म्स वंस डिटरमाइन कर रखी थी, जैसे 31 किसको, मई को, ठीक है। तो इसे हम डीम्ड इंटरनेशनल मान लेंगे। अब इसके अंदर विशेष बात यह है कि जिस अनरिलेटेड पर्सन के साथ में आपने ट्रांजैक्शन करी है, आप तो इंडिया के रेसिडेंट हो, अगर वो अनरिलेटेड पर्सन भी इंडिया का अगर क्या है, रेसिडेंट है, तो भी इस ट्रांजैक्शन को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे, प्रोवाइडेड ये जो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है कम से कम एक पर्सन तो क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट। तो जिस अनरिलेटेड पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन करी, जरूरी नहीं है कि वो नॉन रेसिडेंट हो, वो नॉन रेसिडेंट है तो भी ठीक है, और वो अगर नॉन रेसिडेंट नहीं है तो भी क्या है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जो हुई, मान लीजिए दोनों रेसिडेंट के बीच में हुई, तो भी इस ट्रांजैक्शन को डीम्ड इंटरनेशनल क्या करा, माना जाएगा। डीम्ड का मतलब यही होता है, बस लिखना क्या है, प्रायर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ये लीजिए क्या वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, प्रायर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और इस अनरिलेटेड और एसोसिएटेड ने उसकी टर्म्स क्या कर रखी हो, डिटरमाइन कर रखी हो। अब इसमें एक्सप्लेनेशन डाला गया, अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग की है या फिर बिजनेस किसकी है, रीऑर्गेनाइजेशन की है, उस ट्रांजैक्शन का जो इंपैक्ट है प्रॉफिट पे, इनकम पे, लॉस पे, भले ही आज नहीं पड़ रहा हो, किसी फ्यूचर डेट पे भी क्या कर रहा हो, पड़ रहा हो, तो भी उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन क्या किए जा सकेंगे, एप्लीकेबल किए जा सकेंगे। इसके बाद में हम आते हैं कौन से मतलब पे, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कौन सी है, जो ट्रांजैक्शन रेफर्ड है 80A में, 80 आइए सबसेक्शन 8, 80 आइए सबसेक्शन कौन से हैं, 10 जो है, ओके, 115 BAB है, या फिर इन सब का जूस निकाल ले तो मतलब यह है ऐसी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जहां पर आप अपना प्रॉफिट ऑर्डिनरी प्रॉफिट से क्या करते हो, ज्यादा करते हो। मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसके साथ में आपका क्लोज रिलेशन है, या फिर आपका कौन है, रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, और आप ट्रांजैक्शन की प्राइस को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेते हो, प्राइस पे करी है या चार्ज करी है, सो डेट आपका प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से क्या आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, या नॉर्मल प्रॉफिट से क्या आता है, कम आता है। इस तरह से आप ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करते हो। अब यहां पर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन तभी मानी जाएगी जब ये एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तभी डोमेस्टिक पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। 115 BAB आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पे एप्लीकेबल हो सकेगा, जिन्होंने भी 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में क्या हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग है, उन पे 15% की कंसेशनल रेट है। और इसके इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी क्लोज कनेक्शन वालों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं और नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट क्या करते हैं, शो करते हैं, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट शो करते हैं, सो डेट कंसेशनल रेट पे उनका क्या हो सके, टैक्स हो सके। तो यहां पर यह कहा है कि अगर नॉर्मल से आप ज्यादा, ऑर्डिनरी से ज्यादा प्रॉफिट बताओगे तो हम आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल करके ALP क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, ALP हम उसकी क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमारा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का क्या हो गया है, मतलब हो चुका है। चलिए इसके बाद में हम आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं सेक्शन 92C पे आते हैं। सेक्शन 92C सबसेक्शन 1 में ALP निकालने के क्या बताएं, मेथड बताएं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक क्या हो, ट्रांजैक्शन हो। मेथड है COP मेथड, मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड।
मतलब क्या करते हैं, जिसमें अनरिलेटेड पार्टी के साथ में वो अनकंट्रोल्ड हो गए ना, तो अनरिलेटेड पार्टी के साथ में अनकंट्रोल्ड पार्टी के साथ में जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उस प्राइस से शुरुआत की जाती है और उसमें कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट किए जाते हैं। और सर्टेन एडजस्टमेंट इसलिए किए जाते हैं सो दैट उस ट्रांजैक्शन को हम कंपेरेबल बना सकें। किसके कंपेरेबल? जो हमने एसोसिएटेड के साथ में करी है उसके जैसा क्या कर सके, बना सके, तो वैसे एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन कौन सी प्राइस से शुरू होते हैं? जो अनकंट्रोल पार्टी के साथ में हमने ट्रांजैक्शन करी है, जिस प्राइस पे करी है उस प्राइस से शुरू होते हैं। उस प्राइस में क्या होते हैं? एडजस्टमेंट होते हैं और उसको कंपेरेबल बनाया जाता है। रीसेल प्राइस मेथड हो गया, कॉस्ट प्लस मेथड हो गया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हो गया, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड हो गया। इन सभी मेथड को थ्योरेटिकली पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या फिर मैं कहूं पढ़ना ही नहीं है। इसके लिए तो हम पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो बेस्ट तरीका होगा इन मेथड्स को क्या करने का, समझने का, कि थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में 92C का सबसेक्शन 2 हमें यह कहता है कि अगर हमेशा जो ALP आप क्या करेंगे, निकालेंगे, वो हमेशा आप इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड से निकालेंगे। हमेशा एक ही मेथड से निकालेंगे और वो मेथड जो कौन सा होगा, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखे, जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है उनको देखते हुए, उनकी एक्यूरेसी को देखते हुए, जो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा उससे निकाला जाएगा। अगर उस मेथड से मान लीजिए एक से ज्यादा ALP क्या हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है, उस मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, एक ही मेथड होगा लेकिन एक ही मेथड से अगर एक से ज्यादा ALP क्या होती है, डिटरमाइन होती है, तो 92C का फर्स्ट प्रोविजो बोलता है, फिर रूल बताएगा कि आपको उसमें ALP का डिटर्मिनेशन कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम रूल पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए मोर देन 1 ALP जो निकल के आ रही है वो अगर लेस देन क्या है 6 है, तो आप उसका एवरेज कर लो, जितनी भी है सबको टोटल कर लो और उनको उतने से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जैसे 5 ALP आ गई है तो 5 ALP को प्लस कर लो और डिवाइडेड बाई क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए। लेकिन अगर ALP 6 या 6 से क्या आ गई है, ज्यादा आ गई है, तो अभी हम रूल 10CA देखेंगे। वहां पर हमको एक मेथड बताया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि अगर एक ही मेथड से एक से ज्यादा ALP निकल के आ जाए तो आपको कैसे डिटरमाइन करनी है। सेक्शन 92C का सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो हमें यह बोलता है, आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है, आपने जिस प्राइस पे करी है उस प्राइस का 3% तक का वेरिएशन हम आपको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। और अगर ट्रांजैक्शन होलसेल ट्रेडिंग की है, अगर ट्रांजैक्शन किसकी है, होलसेल ट्रेडिंग की है, तो आपने जिस प्राइस पे क्या करी है, ट्रांजैक्शन करी है, उस प्राइस का हम 1% वेरिएशन आपको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। अगर इतने तक का वेरिएशन है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेंगे। आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है उसी को हम डीम्ड क्या मान लेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस मान लेंगे। इसके बाद में 92C का सबसेक्शन 3 हमें यह बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर आपकी ALP का क्या करेगा, डिटर्मिनेशन करेगा। लेकिन वो कब करेगा, जब आपने जो ALP का डिटरमाइन करा है वो आपने 92C सबसेक्शन 1 और 2 के अकॉर्डिंग्स में नहीं करा, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड से नहीं करा। ठीक है, या फिर आपने 92D सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के जो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कैप्ट और मेंटेन करने थे वो आपने अगर नहीं करे, तो फिर ऐसी स्थिति में असेसिंग ऑफिसर आपकी ALP का डिटर्मिनेशन करेगा। आपने जो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स कैप्ट और मेंटेन करे हैं, असेसिंग ऑफिसर की ओपिनियन में वो क्या नहीं है, करेक्ट और क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो AO प्रोसीड करेगा। या फिर असेसिंग ऑफिसर ने आपसे वो डेटा और वो इंफॉर्मेशन आपसे 92D सबसेक्शन 3 के प्रोविजन से कॉल करी थी, जो आपको विद इन 30 डेज में या 30 डेज और 30 डेज एक्सटेंड हो सकते थे, आपको फर्निश करने थे, लेकिन वो आपने क्या नहीं करे, फर्निश नहीं करे। असेसिंग ऑफिसर आपकी ALP का डिटर्मिनेशन करेगा। खास बात ये, जब असेसिंग ऑफिसर करेगा तो वो भी सबसेक्शन और 1 और 2 के अकॉर्डिंग्स में करेगा, मतलब वो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड से करेगा। एक से ज्यादा ALP आ जाएगी तो वो भी क्या करेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। और अगर 3% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं आ रहा है, जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी उसका 3% या 1% होलसेल ट्रेडिंग के केस में, तो फिर जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी उसी को वो क्या मान लेगा, आपकी ALP मान लेगा। ओके, इसके बाद में हम आते हैं आपके सबसेक्शन 92C सबसेक्शन 4 पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। असेसिंग ऑफिसर ने आपकी ALP का डिटर्मिनेशन करा, अगर आपकी टोटल इनकम उससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसका फर्स्ट प्रोवाइजो ये बोलता है कि जितने से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है उस इंक्रीज्ड इनकम पे आपको चैप्टर 6A की या 10AA की, भले आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हो, एस्टेब्लिश हो,
आपको 10AA की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको उस बड़ी इनकम में से कोई चैप्टर 6A की क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी 92C सबसेक्शन 4 का सेकंड प्रोवाइजो ये बोलता है कि आपकी जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जिसके साथ में आपने ट्रांजैक्शन करी है, उस ट्रांजैक्शन पे आपने जो टैक्स डिडक्ट करा है या आपका डिडक्टेबल था, तो आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज की इनकम की कोई भी क्या नहीं होगी, रिकंप्यूटेशन नहीं होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसको टीडीएस का क्या मिल जाए, रिफंड मिल जाए, बस आपकी क्या होगी, रिकंप्यूटेशन होगी। लेकिन जिस एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ में आपने क्या करी है, वो ट्रांजैक्शन करी है जिस पे टैक्स क्या हुआ है, डिडक्ट हुआ है, डिडक्टेबल है, ओके, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई भी क्या नहीं होगी, रिकंप्यूटेशन नहीं की जाएगी। ओके, तो ये हमने 92 हमारा कौन सा था, सी का सबसेक्शन कौन सा देख लिया हमने, 4 देखा है। ठीक है, अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और ये आते हैं रूल 10 सीए पे। जब मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड से एक से ज्यादा एएलपी क्या आ जाए, निकल के आ जाए, तो किस तरह से आप उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर डेटा सेट में मतलब आपकी जितनी भी एएलपी निकल के आई है, अगर वो लेस देन 6 आई है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतनी है, तो आपको उन सभी का क्या कर लेना है, अर्थमेटिकल मीन कर लेना है। लेकिन अगर जो मोर देन 1 एएलपी निकल के आई है, वो 6 और कितनी है, मोर है, ठीक है, उसके अंदर 6 और मोर एंट्रीज है, तो सबसे पहले आप उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बढ़ते हुए क्रम में एस्टेब्लिश करेंगे और उस डेटा सेट में जितनी भी एंट्रीज है, 10 एंट्रीज है, 20 एंट्रीज है, उसका आप पहले 35 परसेंटाइल निकालेंगे। ओके, और उसका 65 परसेंटाइल निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपकी 20 क्या है, एंट्रीज है, मान लीजिए टोटल एंट्रीज कितनी है, एएलपी निकल के आई 20, तो आप 20 का पहले 35 परसेंटाइल कर लें, कितना आ रहा है, 7। ठीक है, और उसी का आप क्या कर लें, 65 परसेंटाइल कर लें, वो आ रहा है 13 नंबर, ये आ रहा है 7 और ये कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब हमें यहां पर ये कहा जाता है, ठीक है, हमें यहां पर कहा जाता है, ये जो आपने 35 परसेंटाइल क्या करा है, निकाला है, और 65 परसेंटाइल निकाला है, अगर ये कौन सा आ रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, जैसे कि अभी हमने 70 का 35 निकाला, ठीक है, और हमने 20 का हमने क्या निकाला, 65 परसेंटाइल निकाला, तो दोनों ही केस में ये क्या आया, होल नंबर आया। अगर ये होल नंबर आता है, जैसे कि हमारे केस में 7 आया और कितना आया है, 13 आया है, 7 आया और कितना आया है, 13 आया, तो यहां पर ये कहते हैं अगर होल नंबर आ गया तो आप क्या करें, 7th पे जो एएलपी आ रही है, ठीक है, 7th पे जो एएलपी आ रही है और 8th नंबर पे जो क्या आ रही है, एएलपी आ रही है, ठीक है, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। ठीक है ना, 7th नंबर पे जो आ रही है और 8th नंबर पे जो आ रही है, इन दोनों को प्लस करके उसको डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। इसी तरीके से आपकी 13th पे जो क्या आ रही है, एएलपी आ रही है, और आपकी 14th एंट्री पे जो कौन सी आ रही है, एएलपी आ रही है, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। ऐसा कब करना है, जब 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल क्या आते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलिए, अगर ये मान लीजिए होल नंबर नहीं आता है, कौन सा आता है, फ्रैक्शनल नंबर आता है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर, जैसे डेटा सेट में टोटल एंट्री थी कितनी थी, 10 थी, आपने 10 का 35 परसेंटाइल निकाला, वो 3 पॉइंट कितना आया, 5 आया, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है। जब फ्रैक्शनल नंबर आता है तब आपको क्या करना है, जो डेटा सेट में इसके हायर वाले पे, 4th पे जो क्या होगी, एंट्री होगी, जो नेक्स्ट हायर पे जो क्या होगी, एंट्री होगी, वो आप ले लेंगे। इसी तरीके से 10th पे 65 परसेंटाइल आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6.5, ये एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया। तो इसके हायर एंट्री पे, हायर पे मतलब कौन से पे, 7th पे जो क्या आ रही है, एएलपी आ रही है, उसको आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो दोनों चीज कंप्लीट कर ली। अगर 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल अगर कंप्लीट नंबर आता है, होल नंबर आता है, तो हम उसका और उसके हायर एंट्री का एवरेज करेंगे, और अगर फ्रैक्शनल नंबर आता है तो उसकी हम हायर नंबर क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब इसके अंदर देखिएगा, अगर आपने जिस प्राइस पे क्या करी है, ट्रांजैक्शन करी है, आपने जिस प्राइस पे क्या करी है, ट्रांजैक्शन करी है, वो अगर इसकी रेंज में आ रहा है, 35th और 65 परसेंटाइल की क्या आ रहा है, रेंज में आ रहा है, ठीक है ना, इसकी क्या आता है, रेंज के अंदर आ जाता है, तो फिर जिस प्राइस पे आपने क्या करी हुई है, ट्रांजैक्शन करी है, जिस प्राइस पे आपने क्या करी है, ट्रांजैक्शन, आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है, अगर वो इसके विद इन रेंज में आ जाता है, 35th और 65th के क्या आ जाता है, रेंज में आ जाता है, तब तो जिस प्राइस पे आपने क्या करी होगी, ट्रांजैक्शन करी होगी, लॉ उसी को आपकी क्या मान लेगा, एएलपी क्या कर लेगा, मान लेगा। लेकिन
आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है, अगर वो इसकी रेंज में नहीं आता है, इसकी रेंज के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो फिर डेटा सेट का आपको मीडियन 50 लेना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा, 50 परसेंटाइल करना पड़ेगा। ओके, तो आप 50 परसेंटाइल कैसे करेंगे? डेटा सेट में जितनी भी एंट्रीज है, मान लीजिए 20 है, उसका हम क्या करेंगे 50 परसेंटाइल, ये कितना आ जाएगा 10। ये एक कंप्लीट नंबर है। तो अगर ये क्या होल नंबर है, तो इस 10th वाली एंट्री पे जो एलपी है और 11 पे जो क्या एएलपी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल करके इसको डिवाइड बाय 2, इसका हम क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। इसका हम क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। इसी चीज को हम बेहतर तरीके से एक एग्जांपल से क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। देखिए इसमें टोटल 20 एंट्रीज है। सबसे पहले हम इसका 35th परसेंटाइल निकालेंगे। तो 35th परसेंटाइल निकाला तो वो कितना आ गया, 7 आ गया। ये एक होल नंबर आया, तो 7 पे जो भी एएलपी आ रही है हमारे 107 और 8th पे जो आ रही है 110, इन दोनों का क्या कर लिया जाएगा, एवरेज कर लिया जाएगा। जो आप स्क्रीन पे यहां पर देख रहे हैं, एवरेज कर लिया। फिर आप उस डेटा सेट का 65th क्या निकालेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे। वो आ रहा है 13। अगेन 13 कौन सा है, होल नंबर है। तो 13th पे जो एंट्री आ रही है और 14th पे जो आ रही है 118 और 119, इन दोनों का आप क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। ये दोनों का आपने एवरेज कर लिया। अब जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है, अगर वो इन दोनों की रेंज में आ जाता है, मतलब 108.5 और 118.5, इन दोनों के बीच के क्या आ जाता है, रेंज में आता है, आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है, फिर तो जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है वो ही आपकी एएलपी बन जाएगी। अगर इस रेंज के क्या आता है, बाहर आता है, तो इस डेटा सेट का आपको क्या करना पड़ेगा, 50 परसेंटाइल निकालना पड़ेगा। 50 परसेंटाइल निकाला, 10 आया। तो 10th पे जो एंट्री एएलपी दी गई है हमको 10th नंबर पे असेंडिंग ऑर्डर में, और 11th पे जो दी गई है 114 और 116, इन दोनों का हम एवरेज कर लेंगे, जो 115 आएगा, और हमारे लिए यही अब उसकी क्या बन जाएगी, एएलपी बन जाएगी। अगला इलस्ट्रेशन है जहां पर हमारे पास में मोर देन 1 एएलपी थी, लेकिन वो लेस देन 6 थी। तो हमने इन सभी का क्या कर लिया, सिंपल अर्थमेटिकल एवरेज कर लिया। सिंपल हमने टोटल कर लिए इन सभी को, जितनी भी एंट्रीज है 1 2 3 4 5, उसको 5 से हमने यहां पर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ओके, वन मोर इलस्ट्रेशन है, ठीक है, जो आप कर सकेंगे यहां पर। इसके बाद में हम आते हैं, आपके सेक्शन कौन सा है, 92 कौन सा है, सीए है, जहां पर असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, असेसिंग कौन सा है, ऑफिसर है। यहां पर असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, कमिश्नर से अप्रूवल लेके, जरूरी है कमिश्नर से अप्रूवल लेके, ठीक है, एएलपी का डिटर्मिनेशन करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को क्या कर सकेगा, रेफर कर सकेगा, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो। अब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर असेसी से क्या करेगा, नोटिस देके उससे सारे रिकॉर्ड्स क्या करेगा, मंगाएगा। सब सेक्शन 2A क्या कहता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या कर रहा था, एएलपी के डिटर्मिनेशन की प्रोसीडिंग कर रहा था, और उस चलती हुई प्रोसीडिंग के अंदर उसे कोई दूसरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरी इंटरनेशनल, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं, कोई दूसरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या आ जाती है, उसके नोटिस में आ जाती है, जिसको देख के लगता है कि इसका भी एएलपी का डिटर्मिनेशन करना चाहिए, तो वो उसका भी एएलपी का डिटर्मिनेशन कर सकेगा। भले ही ट्रांसफर असेसिंग ऑफिसर ने उसको रेफर नहीं करा था, लेकिन डीम्ड मान लिया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर ने उसको क्या करा है, रेफर ही करा है। सब सेक्शन कौन सा है, 2B है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर एएलपी के डिटर्मिनेशन की क्या कर रहा था, प्रोसीडिंग कर रहा था। उस चलती हुई प्रोसीडिंग के अंदर उसे कोई दूसरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नोटिस में आती है। वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन नोटिस में आई है जो खुद असेसी ने अपनी 92E की रिपोर्ट में उसका क्या नहीं करा है, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करी है, उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग ही नहीं करी है। तो वो उस ट्रांजैक्शन का भी एएलपी का क्या करेगा, डिटर्मिनेशन करेगा, वो उसका भी क्या करेगा, डिटर्मिनेशन करेगा। ओके, भली एओ ने उसको रेफर नहीं करी थी, लेकिन डीन मान लिया जाएगा कि एओ ने उसको क्या करिए, रेफर करिए। तो ये जो सब सेक्शन 2A 2B है, 92 किसके हैं, हमारे सीए के जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पे एप्लीकेबल हैं। सब सेक्शन 2A में तो रिपोर्ट में क्या करा था, मतलब रिपोर्टिंग करी थी उसकी, और सब सेक्शन 2B में रिपोर्टिंग नहीं करी थी। लेकिन दोनों केस में अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को लगता है कि इसके एएलपी का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो वो उसका बिल्कुल एएलपी का क्या करेगा, डिटर्मिनेशन करेगा। इसके बाद में अब वो जो एएलपी का डिटर्मिनेशन करेगा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, कितने समय में करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास करने की जो भी टाइम लिमिट होगी, असेसिंग ऑफिसर के पास में असेसमेंट करने की जो भी टाइम लिमिट है, आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी केस टीपीओ को रेफर हो जाता है, जब भी केस क्या हो जाता है, टीपीओ को रेफर हो जाता है, तो असेसमेंट करने की टाइम लिमिट 12 मंथ से क्या हो जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है एओ के लिए।
अब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को क्या करना है, तो जो भी अब असेसमेंट करने की टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 60 डेज बिफोर उसको एएलपी का डिटर्मिनेशन करना है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कभी असेसमेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी का डिटर्मिनेशन करेगा। तो एटलीस्ट 60 डेज बिफोर, जैसे असेसमेंट करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही है, मान लीजिए 31 ऑफ मार्च 2000 किसको 22 को, तो इससे क्या है एटलीस्ट 60 डेज क्या है बिफोर, एटलीस्ट 60 डेज। तो 31 मार्च के 31 डेज हो गए, ये कितने हो गए 28 हो गए फरवरी के, और जनवरी का क्या हो गया 31 जनवरी हो गई, मतलब अब ये हुए हैं कितने टोटल 60 डेज हुए। तो एटलीस्ट 60 डेज बिफोर आपको क्या करना पड़ेगा एएलपी का डिटर्मिनेशन, वो डेट आ जाएगी आपकी 30 ऑफ जनवरी 2022। अब इसके बाद में विशेष बात है, एग्जाम में आया हुआ भी है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने जो एएलपी का डिटर्मिनेशन करा है ये एएलपी असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग है। असेसिंग ऑफिसर उसी एएलपी से असेसी का क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, मतलब उसकी कंफर्मेटिव में करेगा, उसके डिसरिगार्ड में नहीं करेगा, वो उसके ऊपर क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। कल अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर से कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम क्या हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो एएलपी को क्या कर सकेगा, अमेंड कर सकेगा। अब एक विशेष बात यहां पर समझिएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को एएलपी का डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ सर्टेन पावर से नवाजा गया है, वो कौन सी है कि वो असेसी को सम्मन दे सकेगा डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए, उसके पास में इंफॉर्मेशन को कॉल करने की क्या है पावर है, और वो एएलपी का डिटर्मिनेशन करने के लिए वो क्या कर सकता है, सर्वे भी कर सकता है। तो 133A 133 131 ये सारी पावर्स उसको नवाजा गया है ताकि वो प्रॉपरली एएलपी का क्या कर सके, डिटर्मिनेशन कर सके। इसके बाद में हम आ जाते हैं, सेक्शन हमारा कौन सा है, हम आ रहे हैं सेक्शन 92D है, थ्योरेटिकल है। डी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन है, आपको हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की क्या करनी होगी, डेटा और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, कैप्ट और मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि ये कैप्ट और मेंटेन तभी करना पड़ता है जब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए से क्या हो, ज्यादा हो। अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो तो ही ये डेटा आपको कैप्ट और क्या करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। अब एक विशेष बात यह है, आप कोई इंटरनेशनल ग्रुप की कॉन्स्टिट्यूट क्या हो, एंटिटी हो, आपको एक फॉर्म डिपार्टमेंट को, प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, सभी का आपको फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी। भले आपने उनके साथ में इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करी होगी, लेकिन फिर भी आपको बताना होगा कि आपकी कौन कौन सी क्या है, एसोसिएटेड क्या है, एंटरप्राइज है, ये फॉर्म देना होगा। और ये फॉर्म फर्निश नहीं करने पे बता देता हूं 5 लाख रुपए की क्या होती है, पेनल्टी होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो 92D सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो डेटा आपको कैप्ट और मेंटेन करने हैं, ये आपको 8 असेसमेंट ईयर के लिए क्या करने होंगे, मेंटेन करने होंगे, ठीक है ना। जो आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वहां से 8 असेसमेंट ईयर के लिए आपको इनको डॉक्यूमेंट्स को क्या करना होता है, कैप्ट करना होता है। जब भी असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर अपील ये डेटा आपसे, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स ये आपसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो आपको विद इन 30 डेज में आपको उन्हें फर्निश करना है, ठीक है। अगर आप 30 डेज में फर्निश नहीं कर पाते हो, एप्लीकेशन करो, वो 30 डेज को फर्दर 30 डेज के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको यहां पर उनको क्या करना होगा, फर्निश करना होगा। सेक्शन 92E है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जिसपे भी एप्लीकेबल होते हैं उनको एक 92E की चार्टेड अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट क्या करनी होती है, फर्निश करनी होती है। रिटर्न फाइल करने की जो भी ड्यू डेट होती है, मान लीजिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आपकी 30 ऑफ नवंबर है, तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर आपको, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, जैसे आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 30 ऑफ नवंबर है, तो उससे एटलीस्ट 1 मंथ क्या है, प्रायर आपको ये रिपोर्ट क्या कर देनी है, फर्निश कर देनी है। अच्छा, ये रिपोर्ट अगर आप फर्निश नहीं करते हो या उसके अंदर किसी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं करते हो, तो इसे 147 का केस मान लिया जाएगा इनकम एस्केपमेंट का, और आपको 148 का क्या दिया जा सकेगा, नोटिस भी दिया जा सकेगा, ठीक है। 92E की हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद में हम आ रहे हैं सेक्शन 92 कौन सा है, डबल सी है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का है। बोर्ड ध्यान रखिएगा, ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में होता है, कभी भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में नहीं होता है। बोर्ड किसी पर्सन के साथ में ये एग्रीमेंट क्या कर सकेगा, एंटर कर सकेगा, और इस एग्रीमेंट से स्पेसिफाई कर सकेंगे कि उस मैनर से फिर एएलपी का डिटर्मिनेशन होगा या फिर उसी मेथड से एएलपी का क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। अच्छा, ये वो मेथड भी हो सकता है,
जो हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड था, रीसेल प्राइस मेथड था, कॉस्ट प्लस मेथड था, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड था, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड था, मतलब 92C सबसेक्शन 1 में जो पढ़े थे वो भी हो सकता है, या उसके अलावा भी कोई मेथड हो सकता है, या उस मेथड में सब्जेक्ट टू कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। मतलब वो मेथड क्या कर देंगे, यहां पर फिक्स कर देंगे एक पर्टिकुलर तरह की ट्रांजैक्शन पे, और फिर आपकी एएलपी का डिटरमिनेशन आप करोगे तो भी आपको उसी से करना है, आपका असेसिंग ऑफिसर करेगा तो भी वो उसी से करेगा, उस एग्रीमेंट में जो मैनर स्पेसिफाई हो गया, और अगर टीपीओ करेगा तो वो भी उसी मेथड से आपकी एएलपी का क्या करेगा, डिटरमिनेशन करेगा। लेकिन ये मैनर जो स्पेसिफाई हो रहा है ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में ही क्या हो सकेगा, एंटर हो सकेगा। और ये जो एग्रीमेंट है इसकी हम क्या मान ले, वैलिडिटी माने तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर के लिए रहेगी, ठीक है ना। कितने, 5 कॉन्जिक्यूटिव के, 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर के लिए, उससे ज्यादा के लिए इस एग्रीमेंट की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती है। खास बात, इस एग्रीमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ उसी पर्सन पे होगी जिस पर्सन के साथ में बोर्ड ने ये क्या करा है, एग्रीमेंट करा है। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड के साथ में बोर्ड ने एग्रीमेंट करा, ठीक है ना, बोर्ड के साथ में करा, फिर ए लिमिटेड का क्या हो गया, मान लीजिए बी लिमिटेड के साथ में क्या हो गया, मर्जर हो गया, और फिर क्या बन गई, नई कंपनी बन गई। ये एग्रीमेंट सिर्फ ए लिमिटेड के साथ में हुआ था, तो अब जो मर्ज्ड कंपनी है उस पे ये एग्रीमेंट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जिसके साथ करिए उसी के साथ, डीमर्जर हो गया तो एप्लीकेबल नहीं होगा, मर्जर हो गया तो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ए बी लिमिटेड पे नहीं होगा ये। अच्छा, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में ये मेथड क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा, जिस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में आपने एग्रीमेंट क्या करा है, एंटर करा है। जैसे कि कोई आप टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हो, विदेश से ले रहे हो, तो उस की रॉयल्टी के पेमेंट के लिए आपने एएलपी के डिटरमिनेशन के लिए एग्रीमेंट एंटर करा है, तो सिर्फ उसी के लिए क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। और कमिश्नर से जो सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है सिर्फ उन्हीं पे बाइंडिंग है। इनकी जो हायर अथॉरिटी होती है आईटीएटी कोर्ट, उनके ऊपर ये एग्रीमेंट क्या नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बैक, क्या है, प्रोविजन है। रोल बैक प्रोविजन ये कहता है कि जिस प्रीवियस ईयर से ये एग्रीमेंट एंटर हुआ है, अभी तो हमने पढ़ा था कि 5 कॉन्जिक्यूटिव जो प्रीवियस ईयर होंगे आपके उसके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन रोल बैक प्रोविजन में यह कहा गया है कि असेसी चाहे तो जो आपके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है उन पे भी ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या कर सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, वो ऑप्ट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन खास बात यह है कि वो प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, 4 से ज्यादा के लिए भी नहीं होगा, 4 से कम के लिए भी नहीं होगा, होगा तो ऑल 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए होगा, या फिर नहीं तो किसी के लिए भी नहीं होगा। मतलब आपके लिए ऑप्शनल नहीं है एसएससी के लिए कि एक किसी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए ऑप्ट कर लिया और एक किसी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए आपने ऑप्ट नहीं करा। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है, ये आपकी क्या है, टाइम बताया है 2000 कौन सा, अप्रैल 2019 का, मतलब 31 मार्च 2020 हो गया, ठीक है ना। कितने साल के लिए बताया था आपको, प्रीसीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर, तो 2020 हुआ। उसके बाद में क्या होगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 और 24, ये हो गए आपके 5 कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गए, प्रीवियस ईयर हो गए, 20, 21, 22, 23, 24, ये हो गए 5। अब अगर एसएससी चाहता है तो उस पर रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल होगा प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा हो जाएगा, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर का मतलब हो जाएगा प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18 और 18 के बाद में 19, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारा 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर तो कौन से थे, 31 मार्च 2020, 21, 22, 23 और 24, ठीक है ना, ये था। तो अगर आप रोल बैक प्रोविजन ऑप्ट करते हैं तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल कर सकेंगे। अच्छा, ये तभी एप्लीकेबल हो सकेगा जब आपने उस प्रीवियस ईयर का रिटर्न क्या कर रखा हो, फाइल कर रखा हो, ठीक है ना। रिटर्न आपने ड्यू डेट पे क्या कर रखा हो, फाइल कर रखा हो। अगर आपने उन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में से, ठीक है ना, किसी प्रीवियस ईयर पे अगर आपने रिटर्न क्या नहीं कर रखा है, फाइल नहीं कर रखा, तो उस ईयर पे डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी, उस ईयर पे लगेगी, बाकी ईयर पे नहीं लगेगी, उस ईयर पे आपके क्या लग जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी। अगर प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में से किसी प्रीवियस ईयर में, किसी 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आईटीएटी ने कोई ऑर्डर पास कर रखा है आपका, तो फिर उस ईयर पे रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। किसने, आईटीएटी, क्योंकि आईटीएटी पे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते, वो सिर्फ कमिश्नर और कमिश्नर से सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटी पे क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को रोल बैक में एप्लीकेबल करने से जो आपकी रिटर्न इनकम है उससे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिटर्न इनकम से भी कम, तो फिर उस ईयर पे रोल बैक प्रोविजन क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा।
उस ईयर पे आपके रोल बैक प्रोविजन क्या नहीं हो पाएगा, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद में हम आते हैं आपके 92 किस पे, सीडी पे। 92 सीडी क्या, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का इफेक्ट है। जिस ईयर से आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, एंटर हुआ है, मान लीजिए उस ईयर का आपने रिटर्न ऑलरेडी क्या कर दिया है, फाइल कर दिया। मान लीजिए आपने उसका रिटर्न ऑलरेडी क्या कर दिया, फाइल कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो जिस मंथ में आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर हुआ है, जैसे मान लीजिए दिसंबर में हुआ, लेकिन आपने नवंबर तक आपने रिटर्न ऑलरेडी क्या कर दिया था, फाइल कर दिया था। 30 नवंबर आपकी ड्यू डेट थी, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन दिसंबर में क्या हुआ, एग्रीमेंट एंटर हुआ। और कौन सी ईयर के लिए, उस ईयर के लिए जिस ईयर का रिटर्न फाइल हुआ है। तो यहां पर लॉ ये कहता है 92 सीडी सबसेक्शन 1 में कि जिस मंथ में एग्रीमेंट एंटर हुआ उस मंथ के एंड से विद इन 3 मंथ्स में, डेट इज जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च तक, अब आप मॉडिफाई रिटर्न फाइल कर दीजिए। रिवाइज रिटर्न नहीं, सिर्फ मॉडिफाई रिटर्न। और मॉडिफिकेशन का मतलब है सिर्फ उतना ही रिटर्न को मॉडिफाई करिएगा जितना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना हो, मॉडिफाई करना हो। अच्छा, ये जो मॉडिफाई रिटर्न फाइल करा है इसको हम आपके 139 का ही रिटर्न मानेंगे। फिर इस रिटर्न के बेस पे हम आपका असेसमेंट, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपमेंट जो करना है हम वो आपका क्या कर सकेंगे। तो विद इन 3 मंथ्स, एंड ऑफ द मंथ, जब से ये एग्रीमेंट क्या हुआ है, आपका एंटर्ड हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या हुआ है, एंटर्ड हुआ है। अब एक बात समझिएगा, आपका एग्रीमेंट क्या हुआ, एंटर्ड हुआ। ठीक है ना, आपका एग्रीमेंट क्या हुआ है, एंटर्ड हुआ है। ठीक है, जिस मंथ में एग्रीमेंट एंटर हुआ और जिस प्रीवियस ईयर के लिए वो क्या हुआ है, एप्लीकेबल हुआ, उस प्रीवियस ईयर की असेसमेंट की प्रोसीडिंग ईओ के पास में चल रही थी, ऑलरेडी चल रही थी। मतलब आपने पहले एप्लीकेशन करी होगी बोर्ड को, बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, इसमें समय लगेगा। समय लगने के बाद एग्रीमेंट एंटर हुआ, और एग्रीमेंट एंटर हुआ कौन सी ईयर से, जब से आपने मांगा था, लेकिन उस ईयर की तो ऑलरेडी आपने रिटर्न भी फाइल कर दिया था और असेसमेंट की प्रोसीडिंग भी चल रही थी। अब आपने मॉडिफाई रिटर्न भी क्या करा होगा, फाइल करा होगा। तो यहां पर लॉ ये बोलता है कि अब जो असेसिंग ऑफिसर आपका जो असेसमेंट करेगा वो इन अकॉर्डेंस ऑफ कैसे करेगा, मॉडिफाई रिटर्न के अकॉर्डिंग ही करेगा। ठीक है ना, मॉडिफाई रिटर्न के अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन उसको जो असेसमेंट करने की जो टाइम लिमिट मिलती है, ओरिजिनल जो टाइम लिमिट मिलती है, अब वो टाइम लिमिट 12 मंथ से क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब उसको अपनी सारी प्रोसीडिंग मॉडिफाई रिटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए उसको ओरिजिनल असेसमेंट करने की टाइम लिमिट में 12 मंथ्स हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, मॉडिफाई रिटर्न फाइल कर देना। आपकी ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही थी, तो एओ अपनी प्रोसीडिंग को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, और अब मॉडिफाई रिटर्न के अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट करेगा, इसलिए उसको एडिशनल समय दिया जाएगा 12 मंथ्स का। लेकिन मान लीजिए आपने मॉडिफाई रिटर्न क्या करा, फाइल करा, लेकिन मॉडिफाई रिटर्न फाइल करने से पहले ऑलरेडी असेसमेंट हो गया उस ईयर का जिस ईयर पे वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या हुआ है, एंटर हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट एंटर हुआ, लेकिन उस ईयर का ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर ने फुर्ती से क्या कर दिया, असेसमेंट कर दिया। तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अपने असेसमेंट में टोटल इनकम को क्या करेगा, मॉडिफाई करनी पड़ेगी, उसको टोटल इनकम मॉडिफाई करेगा। लेकिन मॉडिफाई सिर्फ कितनी करेगा, इन अकॉर्डेंस विद एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस विद मॉडिफाई रिटर्न, उसके अकॉर्डिंग से वो टोटल इनकम को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। असेसमेंट तो हो ही रखा था, लेकिन अब टोटल इनकम को मॉडिफाई कर देगा इन अकॉर्डेंस ऑफ मॉडिफाई रिटर्न। और उसके लिए उसको हम कितना समय देंगे, 1 साल का देंगे। एंड ऑफ कौन सा, फाइनेंशियल ईयर से, उस एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने मॉडिफाई रिटर्न फाइल कर दिया, असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका था, असेसिंग ऑफिसर को टोटल इनकम को मॉडिफाई करना होगा। इसके लिए हम उसको 1 ईयर दे रहे हैं, एंड ऑफ कौन से, फाइनेंशियल ईयर से, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जिसमें हमने मॉडिफाई रिटर्न क्या करा था, फर्निश करा था। अब हम आ जाते हैं इसकी पेनल्टीज पे। सबसे पहले पेनल्टीज है, अगर आप अपनी क्या है, रिपोर्ट के अंदर जो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन कैप्ट और मेंटेन करे उसके अंदर आपने कोई इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं करी है, अंडर रिपोर्टिंग करी है, तो हम इसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस क्या कर लेंगे, मान लेंगे। और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में टैक्स अमाउंट के 200% की क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। ठीक है, अगर आपने उसके अंदर क्या नहीं करी है, फेलियर टू क्या हो जाते हैं, रिपोर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या मानते हैं, मिस रिपोर्टिंग का केस मानते हैं, और 200% टैक्स के अमाउंट की हम पेनल्टी लगा सकेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं फेलियर टू क्या है, कीप एंड मेंटेन क्या इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। इससे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, फेलियर टू रिपोर्ट ट्रांजैक्शन, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको पेनल्टी कौन सी हम बता दें, ये वाली पेनल्टी हम बताते हैं आपको कि
अगर आपने 92E की क्या है रिपोर्ट फर्निश नहीं करी है तो 1 लाख रुपए की क्या है पेनल्टी है। और या फिर 92D सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड है, जिसमें आपको अपने सब एसोसिएटेड एंटरप्राइज की इंटरनेशनल ग्रुप की क्या करना था, फॉर्म फर्निश करना था प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को, नहीं करा तो 5 लाख रुपए की क्या है पेनल्टी है। ठीक है, 5 लाख रुपए की क्या है पेनल्टी है। अब बात सुनिएगा, ये रहा 5 लाख रुपए की पेनल्टी, पहले ही हाईलाइट करा हुआ था, ये रहा 5 लाख रुपए की पेनल्टी। ठीक है, और ये रही आपकी 1 लाख रुपए की पेनल्टी, जहां आपको रिपोर्ट लगानी थी चार्टेड अकाउंटेंट की। अब एक लास्ट पेनल्टी है। ठीक है, आपकी जो 92D के अंदर आपको रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ते हैं, कैप्ट और मेंटेन करने पड़ते हैं। आप उसमें फेलियर हो जाते हो, उसकी गलत रिपोर्टिंग करते हो, तो ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू का 2%, ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की क्या है 2%, अगर आपने उसमें इनकरेक्ट बताया या फेल्स टू क्या हो गए हैं रिपोर्ट हो गए, तो ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो भी है उसके वैल्यू की 2% की पेनल्टी लगेगी। तो 3 तरह की पेनल्टी हो गई है। एक तो हो गई चार्टेड अकाउंटेंट की रिपोर्ट 1 लाख की फिक्स पेनल्टी है, इंटरनेशनल ग्रुप की आपको फॉर्म देना था 5 लाख रुपए पेनल्टी है, और नहीं तो आपने अगर फेलियर टू रिपोर्ट कर दिया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, तो वैल्यू का 2% क्या हो जाएगा, आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। वैल्यू का आप पे क्या लगाई जाएगी, 2% पेनल्टी लगाई। तो अभी हमने यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग का कंप्लीट क्या करा है, रिवीजन करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और हम कवर करेंगे सेक्शन 92CE क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, उसका रिवीजन हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट का सेक्शन 94 किसका, सेक्शन 94B का हम करेंगे, जहां इंटरेस्ट की डिडक्शन पे लिमिटेशन दी गई है 30% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो होता है, और सेक्शन 94A जो पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया है। तो नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर हम इन तीनों का रिवीजन करेंगे, और हम पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन भी यहां पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये पीडीएफ हम अभी टेलीग्राम ग्रुप पे आपके क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक